हाय दोस्तों, मैं नितेश सिन्हा और आप सभी का हमारे चैनल करियर बिल्डअप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो मैंने प्रोफाइल में डाल चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाके मॉडर्न हिस्ट्री के सेगमेंट में चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश उपनिवेशवाद का प्रथम चरण और इसके अंतर्गत देखेंगे वाणिज्यिक चरण को, जो 1757 से 1818 तक चला। तो चलिए सेगमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं और बिना समय गवाए हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में मैं इस सेगमेंट में यूपीएससी से जुड़े कुछ टेस्ट सीरीज को करवाने वाला हूं। हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ब्रिटिश के आगमन के साथ भारत में उपनिवेशवाद की प्रक्रिया शुरू हुई। वैसे उपनिवेशवाद की कुछ सामान्य एवं मूलभूत विशेषताएं होती हैं। उदाहरणतः उपनिवेशवादी सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि उपनिवेश के हित मात्र देश के हितों के अधीन होते हैं। उपनिवेशवाद के मूल तत्व आर्थिक शोषण में निहित है, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि एक उपनिवेश पर राजनीतिक कब्जा जमाए रखना महत्वपूर्ण नहीं है। उपनिवेशवाद की प्रकृति मुख्यतः इसके आर्थिक शोषण के विभिन्न तरीकों से जानी जाती है। उपनिवेशवाद का अध्ययन उपनिवेशवादी नीति के बजाय एक ढांचे के रूप में अधिक अच्छी तरह से किया जा सकता है। अब तक उपनिवेशवाद का अध्ययन उपनिवेशवादी नीति अथवा विचारों और व्यक्तियों के अभियान एवं प्रगति के रूप में किया जाता रहा है। विचार और व्यक्तित्व उपनिवेशवादी नीति को काफ़ी प्रभावित करते रहे हैं, परंतु उपनिवेशवाद के अध्ययन का यह ठोस आधार नहीं है, क्योंकि नीति में परिवर्तन आ सकता है एवं समय समय पर आया भी, परंतु उपनिवेशवादी ढांचा स्थिर रहा। उपनिवेशवाद का अध्ययन अंतर्विरोधी की श्रृंखला के रूप में किया जा सकता है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद में भारत में कई तरह के अंतर्विरोधी को जन्म दिया है, जिन्हें विकास एवं पिछड़ेपन का अंतर्विरोध कहा जा सकता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया थी जो यूरोप के उन महानगरों द्वारा आरंभ की गई जहां व्यापारिक या औद्योगिक क्रांति पहले हुई। ब्रिटेन के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के बदलते हुए प्रतिमानों ने भारत में ब्रिटिश शासन के स्वरूप के साथ उपनिवेशवाद एवं इसकी नीतियों में भी परिवर्तन किया। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के स्वरूप में परिवर्तन के मुख्य कारण ब्रिटिश समाज में परिवर्तन थे और इन परिवर्तनों ने काफ़ी हद तक उपनिवेशवादी नीति को प्रभावित किया। सुविधा एवं स्वरूप की दृष्टि से उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण निर्धारित किए गए हैं। उपनिवेशवाद के बदलते हुए चरण में इनका आर्थिक ढांचा भी बदलता चलता है। तदनुरूप यह नया वैचारिक आधार तलाश लेता है। उपनिवेशवाद का प्रथम चरण वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813 तक। उद्देश्य अधिकतम रूप में राजस्व का संग्रह करना, ताकि उसका एक बड़ा भाग भारतीय व्यापार में निवेशित किया जा सके। सबसे पहला है राजनीतिक नीति, प्रशासनिक नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति और सांस्कृतिक नीति। राजनीतिक नीति के अंतर्गत घेरे की नीति अर्थात शत्रु राज्यों को मित्र राज्यों से घेरे रखना। प्रशासनिक नीति के अंतर्गत कुछ परिवर्तनों के साथ मुगल प्रशासनिक ढांचे को बनाए रखना। आर्थिक नीति के अंतर्गत हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तथा धन की निकासी। वहीं सामाजिक नीति के अंतर्गत भारत में प्रचलित सामाजिक ढांचे में बदलाव का प्रयास नहीं। और सांस्कृतिक नीति के अनुसार प्राच्यवाद पर बल दिया जाना था। तो चलिए आगे देखते हैं। व्यापारिक पूंजीवाद। व्यापारिक पूंजीवाद के अंतर्गत हम देखते हैं 1740 से 1813 ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आई। प्रारंभ में उसे बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। एक तरफ शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का नियंत्रण एवं दूसरी तरफ अपने देश की सरकार का दबाव। वह भारत में जो वस्तुएं खरीदती उसके लिए उसे कीमती धातु देना पड़ता था, क्योंकि भारतीय वस्तुओं के बदले देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। स्वाभाविक रूप से वाणिज्यवाद के उस युग में ब्रिटिश सरकार को इस बात पर आपत्ति थी, फिर भी कंपनी भारत में अपनी सेनाएं रखने लगी, किले बनाए एवं युद्ध सामग्रियां खरीदनी शुरू की। इन सबों के लिए अत्यधिक मात्रा में धन की जरूरत थी। वैसे वह भारत में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास जैसे शहरों में चुंगी लगाकर कुछ राजस्व प्राप्त करता था, किंतु पर्याप्त नहीं था। पहली बार कर्नाटक पर ब्रिटिश कंपनी का नियंत्रण हुआ। फिर 1757 तक प्लासी की लड़ाई के पश्चात बंगाल पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया।
1765 ईस्वी में उसे बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई। फिर बंगाल के भू राजस्व पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। अब वह बंगाल के राजस्व से वस्तुओं की खरीदारी कर उसका निर्यात करने लगा। यह निवेश कहा जाता था। माना जाता है कि प्रारंभिक वर्षों में कंपनी ने बंगाल के भू राजस्व का लगभग 33% वस्तुओं के रूप में इंग्लैंड भेजे। बंगाल पर कंपनी के नियंत्रण के बाद बंगाल के आर्थिक शोषण की प्रक्रिया शुरू हुई। अब वह भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के शिल्पियों को प्रताड़ित करने लगी। वह उन्हें महंगी दर पर कच्चे माल देती थी एवं सस्ती दर पर तैयार माल लेती थी। धीरे धीरे भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होने लगा, किंतु इस चरण में कंपनी की मुख्य चिंता भू राजस्व की वसूली ही थी। कंपनी की नीति वाणिज्यवादी हितों से परिचालित हो रही थी। कंपनी ने भारत के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की, अतः भारतीय प्रशासन का ढांचा पुराना ही रहा। भारतीय शोषण के परिणाम स्वरूप ही कंपनी ने अतिरिक्त पूंजी इकट्ठी की। आगे औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक वर्षों में इंग्लैंड में भारत से प्राप्त पूंजी ने भी अपनी भूमिका निभाई। अब है राजनीतिक पहलू। मैसूर। बंगाल विजय के उपरांत ब्रिटिश ने मैसूर पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि जब ब्रिटिश कंपनी कर्नाटक युद्ध में व्यस्त थी तब बंगाल में अपने प्रभाव का विस्तार कर रही थी। उस समय मैसूर राज्य हैदर अली के नेतृत्व में पर्याप्त शक्ति अर्जित करने में कामयाब रहा था। हैदर अली ने अपना जीवन सेना में एक घुड़सवार के रूप में प्रारंभ किया था और फिर प्रगति करते हुए वास्तविक शासक बन बैठा था। सत्ताहीन होने के उपरांत उसने मैसूर राज्य को शक्तिशाली बनाने का काम प्रारंभ किया। इसके लिए उसने यूरोपीय पद्धति पर सेना का पुनर्गठन किया। उसने अपने नेतृत्व में से सैन्य टुकड़ियां बनाई तथा उन्हें आधुनिक बनाने के लिए फ्रांसीसी अधिकारी का भी सहारा लिया। उसने तोपखाने के निर्माण तथा पैदल सैनिकों की टुकड़ियों पर अपनी रणनीति का निर्माण किया। इस सेना तथा रणनीति का प्रयोग कर उसने दक्षिण की ओर प्रसार की नीति जारी रखा। मैसूर के उत्थान ने दक्षिण भारत के राजनीतिक संतुलन को अव्यवस्थित कर दिया। इस समय दक्षिण में निजाम तथा मराठा शक्तियाँ भी मौजूद थी, जो विस्तारवादी प्रक्रिया में एक दूसरे से टकराती रहती थी। बहरहाल मैसूर के उदय ने कर्नाटक, निजाम, मराठा आदि शक्तियों के विस्तारवादी कार्यक्रम में बाधा पहुंचाई। अतः निजाम तथा मराठों ने मैसूर के विरुद्ध एक साझे मोर्चे का निर्माण किया, जिसमें ब्रिटिश कंपनी की सैन्य शक्ति की मदद लेने के विकल्प को भी स्थान दिया गया था। ब्रिटिश कंपनी के लिए यह दक्षिणी भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का सुनहरा मौका था। ब्रिटिश में मैसूर विजय की आतुरता उसके महत्वपूर्ण आर्थिक हित से परिचालित हो रही थी। दरअसल उसने मालाबार तट पर मैसूर का अधिकार था, जहां से काली मिर्च तथा अन्य मसाले का व्यापार होता था। साथ ही मैसूर से मद्रास के व्यापार तथा उसके उपजाऊ प्रदेश की दूरी भी अत्यंत कम थी, जिस पर मैसूर की नज़र भी थी। उसी प्रकार मैसूर के शासक हैदर अली तथा टीपू सुल्तान अपनी सेना को आधुनिक बनाने तथा उसे नए नए अस्त्रों से लैस करने में पर्याप्त रुचि ले रहे थे। मैसूर की विदेश नीति भी ब्रिटिश कंपनी के लिए खतरनाक थी। एक तरफ टीपू एवं हैदर फ्रांसीसी कंपनी तथा फ्रांस से तालमेल स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश, मराठा तथा निजाम को मिलाकर एक त्रिगुट के निर्माण का प्रयास कर रहे थे। और इस समय जबकि नेपोलियन के नाकेबंदी के कारण कंपनी को अपनी सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी के लिए सर्वाधिक मात्रा में धन की आवश्यकता थी, तो उसने हर हाल में मैसूर की विजय का प्रयास करना ही था। ब्रिटिश कंपनी ने दक्षिण की अन्य सभी छोटी बड़ी शक्तियों को एकत्रित करने के लिए यह नारा दिया कि हैदर तथा टीपू ने राजवंशों के अधिकारों का हनन किया है, अतः पुरातन और योग्य व्यक्तियों के शासन को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। शासन को स्थापित करने का यह पुनः प्रयास है। यहाँ यह गौर करने वाली बात है कि इस प्रकार का तर्क पश्चिमी विचारकों और प्रशासकों के एक वर्ग द्वारा ब्रिटिश के राजनीतिक क्रियाकलापों को वैधता दिलाने का प्रयास था। अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ करने से पहले मराठों तथा निजाम को मिलाकर एक त्रिगुट का निर्माण किया, जिसका लक्ष्य था हैदर अली की बढ़ती शक्ति पर अंकुश लगाना। परंतु हैदर अली ने भी रणनीतिक चाल चलते हुए इस त्रिगुट को भंग करवाने में तब सफलता पाई जब मैसूर पर मराठा आक्रमण होने पर हैदर ने मराठों को 35 लाख का हर्जाना देना स्वीकार कर लिया। मराठे, जो स्वयं पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात संसाधनों के अभाव की समस्या से जूझ रहे थे,
यह रकम पाकर संतुष्ट हो गए। अब निजाम तथा अंग्रेजों ने मैसूर पर हमला किया, परंतु कर्नाटक के नवाब के उद्योग से निजाम भी हैदर अली के पक्ष में आने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार युद्ध मैदान में अब हैदर अली के सामने मात्र ब्रिटिश सेना रह गई। हैदर अली ने ब्रिटिश सेना पर भयंकर आक्रमण करते हुए 1768 में कावेरी पट्टनम एवं अन्य दुर्गों पर अधिकार कर लिया तथा तंजौर पर आक्रमण कर वहां के शासक से 4 लाख रुपए वसूल किए। इसी मध्य निजाम पुनः अंग्रेजों के पक्ष में चला गया, क्योंकि अंग्रेजों ने निजाम के राज्य पर हमले की चेतावनी दी थी। तथापि हैदर ने साहस नहीं खोया तथा मार्च 1769 में मद्रास पर भयंकर आक्रमण कर दिया। विवश होकर ब्रिटिश कंपनी को हैदर अली द्वारा तैयार की गई शांति संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा। इस संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित भूभाग को वापस लौटा दिया। हैदर अली ने कुरूर का जिला कर्नाटक के नवाब को दे दिया। हैदर अली को युद्ध हर जाने के रूप में कंपनी द्वारा भारी रकम दिया गया। दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे को सैन्य सहायता प्रदान करेगा। इस प्रकार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ने हैदर अली को और शक्ति प्रदान की। इस युद्ध में न केवल उसने कुशल कूटनीतिक का प्रयोग किया, बल्कि प्लासी तथा बक्सर की विजय प्राप्त कर उन्मत्त हो रहे अंग्रेजों को नियंत्रित करने में सफलता पाई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात हुई संधि ने सर्वाधिक पीड़ा कंपनी के अधिकारियों को हुई थी। अतः यह अवश्यंभावी था कि जब तक दोनों शक्तियां मैदान में रहेंगी तो युद्ध का कारण निकल ही आएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का पहला कारण मैसूर पर मराठों के आक्रमण से उत्पन्न हुआ, क्योंकि मद्रास की संधि के बावजूद अंग्रेजों ने हैदर अली को सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप ब्रिटेन तथा फ्रांस में युद्ध छिड़ गया। वारेन हेस्टिंग ने फ्रांसीसी बस्ती पर अधिकार करने के प्रयास में मालाबार तट पर स्थित माही बंदरगाह पर भी अधिकार कर लिया, जबकि यह हैदर के क्षेत्र में आता था। इसके पीछे तर्क दिया गया कि हैदर अली को इस बंदरगाह में फ्रांसीसी सहायता मिल सकती है। इसके अलावे उत्तरी सरकार स्थित गुंटूर विजय के लिए ब्रिटिश सेना हैदर अली के क्षेत्र में बिना उसकी अनुमति के प्रवेश कर गई, जिसका हैदर अली ने कड़ा प्रतिवाद किया। हैदर ने अंग्रेजों पर आक्रमण करने से पूर्व निजाम तथा मराठा शक्ति को अपने पक्ष में कर लिया तथा जुलाई 1780 में अकाट पर हमला कर उसे जीत लिया। उसने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली एक सेना को भी पराजित करने में सफलता पाई। अब ब्रिटिश गवर्नर वारेन हेस्टिंग पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया, परंतु उसने धैर्य नहीं खोया तथा सर एयरकूट के अधीन एक सेना कलकत्ता से भेजी। इस सेना ने हैदर अली को जून से सितंबर 1781 तक पोर्टोनोवा, सोलिंगपुर तथा पोल्लीलूर आदि स्थानों पर हराने में कामयाब पाई। यद्यपि फ्रांसीसी जनरल वुस्सी के 3000 सैनिक तथा फ्रांसीसी एडमिरल सफरीन की सहायता हैदर अली को प्राप्त हुई, परंतु सिंधिया द्वारा अंग्रेजों को संधि कर लेने के पश्चात मराठों के पक्ष बदलने से उसे भारी हानि उठाना पड़ा। दुर्भाग्यवश इसी बीच हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात टीपू सुल्तान ने युद्ध को आगे बढ़ाया। टीपू ने 1783 में बंबई सरकार द्वारा भेजी गई ब्रिगेडियर मैथ्यूज की सेना को उसके सैनिकों सहित बंदी बना लिया। इस परिस्थितियों में जबकि दोनों पक्ष को हानि हो रही थी तथा दोनों पक्ष युद्ध में बंद करने के पक्ष में हो गए थे, मद्रास के गवर्नर मैकार्टनी के प्रयासों से युद्ध विराम संभव हो गया। 1784 में मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के क्षेत्र तथा बंदियों को वापस लौटाने तथा अंग्रेजों द्वारा मैसूर के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने की आश्वासन दिया। इस संधि ने टीपू सुल्तान को निर्विवाद रूप से दक्षिण में शक्ति अर्जित करने का अवसर प्रदान किया। यद्यपि वारेन हेस्टिंग इस संधि से प्रसन्न नहीं था, परंतु सिवाय इसके कि वह अगले अवसर की प्रतीक्षा की जाए उसके पास कोई चारा नहीं था। द्वितीय मैसूर युद्ध का महत्व इसमें है कि टीपू सुल्तान ने मराठा तथा ब्रिटिश दोनों शक्तियों पर काबू रखने में सफलता पाई। यद्यपि मंगलोर की संधि में टीपू की स्थिति सुदृढ़ हुई थी, परंतु वह स्थिति इस बात से अभी अनभिज्ञ नहीं थी कि ब्रिटिश कंपनी द्वारा कभी भी आक्रमण किया जा सकता है। अतः उसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। उसने व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने के लिए प्रयास किए। उसने फ्रांस तथा तुर्की
से सैन्य सहायता पाने के लिए अपने दूतमंडल वहां भेजे। उसने संभावित खतरे से बचने के लिए कर्नाटक के गुंटूर क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया। कंपनी का नया गवर्नर जनरल कर्नवालिस, जो फ्रांस तथा टीपू के गठजोड़ को अनदेखा नहीं कर सकता था, पुराने फार्मूले के अनुसार मराठा तथा निजाम को अपने पक्ष में मिलाने में सफलता प्राप्त कर ली। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की परिस्थितियां उस समय बनी जब टीपू ने त्रावणकोर राज्य पर हमला कर दिया। अंग्रेजों ने यह कहते हुए टीपू के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया कि त्रावणकोर कंपनी का मित्र राज्य है तथा मंगलौर की संधि के अनुसार कंपनी मित्र राज्यों की बाह्य सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। कर्नवालिस ने मराठा तथा निजाम के साथ मिलकर मैसूर के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया। उसने जनरल मिडोज को मैसूर पर अधिकार करने के लिए भेजा, परंतु टीपू ने मिडोज की सेना को पराजित करते हुए कर्नाटक के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। इस असफलता को देखते हुए कर्नवालिस ने स्वयं ही युद्ध का संचालन आरंभ किया। मार्च 1791 में उसने बंगलौर पर अधिकार कर लिया। अंतिम निर्णायक युद्ध श्रीरंगपट्टनम के किले पर हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान अपने आसन पराजय को देखते हुए श्रीरंगपट्टनम की संधि करने को तैयार हो गया। मार्च 1792 में यह संधि संपन्न हुई, जिसके अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य ब्रिटिश कंपनी को देना पड़ा। इस आधे भाग से अंग्रेजों ने निजाम को कृष्णा से लेकर पेन्नार नदी तक का क्षेत्र दे दिया। टीपू को युद्ध हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देने पड़े। इन पैसों की अदायगी तक उसके 2 पुत्रों को अंग्रेजों के पास बंधक रखा गया। इस प्रकार यह संधि अधिकाधिक अंग्रेजों के पक्ष में थी। इस युद्ध तथा संधि का महत्व बताते हुए स्वयं कर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। इसके बावजूद कि श्रीरंगपट्टनम की संधि में टीपू को आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफ़ी क्षति पहुंची थी, वह पुनः राज्य को सशक्त बनाने में जुट गया। उसको भली भांति पता था कि अंग्रेजों से की गई यह संधि ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, अतः उसने अपने राज्य के सैन्य तथा आर्थिक आधार को मजबूत करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। इस बार उसने हैदर अली के तर्ज पर पैदल सेना को घुड़सवार सेना की तुलना में बढ़ा दिया तथा भूमिकर में 30% तथा व्यापार शुल्क एवं चुंगी में 30% की वृद्धि कर राज्य को ठोस आर्थिक आधार देने का प्रयास किया। फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी की मदद से उसने अपने तोपखाने को उन्नत बनाया। उसने वैदेशिक संबंधों के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए। उसने अफगानिस्तान, फ्रांस, ईरान, तुर्की, मॉरिशस आदि देशों में दूत मंडल भेजे तथा उन देशों से उसने सहायता की आश्वासन भी मिला, परंतु यह बात अलग है कि उसे वास्तविक सहायता प्राप्त नहीं हो सकी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण था भारत के नए गवर्नर जनरल वेलेजली की आक्रामक नीति। इसके तहत भारत के सभी छोटे बड़े राज्यों को सहायक संधि स्वीकार करने के लिए कहा गया। अपने नए सुधारों से प्राप्त शक्ति के आधार पर टीपू ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। वेलेजली, जो टीपू के फ्रांस के साथ बढ़ते संबंधों से चिंतित था, किसी भी तरह मैसूर पर अपना अधिकार करना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं भारत के इस राज्य का आमंत्रण पाकर नेपोलियन ब्रिटेन के इस पूर्वी साम्राज्य पर हमला न कर दे। वेलेजली ने युद्ध की भूमिका गढ़ते हुए टीपू पर इल्जाम लगाया कि वह मराठों तथा निजाम तथा ब्रिटिश विरोधी देशों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा है। फिर उसने मैसूर के विरुद्ध 1799 में अभियान आरंभ कर दिया। वेलेजली ने पुनः मराठा तथा निजाम को अपनी तरफ मिलाने में सफलता पाई। फरवरी 1799 में आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में एक सेना ने मैसूर तथा कर्नल स्टुअर्ट के नेतृत्व में दूसरी सेना ने श्रीरंगपट्टनम पर हमला किया। टीपू की पराजय हुई। मार्च 1799 में जनरल हैरिस ने पुनः टीपू को मालवेली में पराजित किया। टीपू अंततः श्रीरंगपट्टनम वापस लौट गया, जहां पर इस किले की रक्षा करते हुए मई 1799 में वह मारा गया। युद्ध के पश्चात राज्य में पुराने वडियार वंश पुनः स्थापित किया गया, परंतु राज्य का अधिकांश हिस्सा ब्रिटिश तथा उसके मित्र के बीच बट गया। नव स्थापित मैसूर राज्य ने वेलेजली के सहायक संधि कर ली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और टीपू की पराजय ने भारतीय राजनीतिक पटल पर गहरा असर डाला।
इस युद्ध के साथ ही ब्रिटिश कंपनी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी की समाप्ति हो गई। मैसूर का राज्य यूरोपीय देश की तरह ही विकसित सोच को रखता था तथा अपने सैन्य एवं आर्थिक सुधारों के बल पर ब्रिटिश के समझ वास्तविक खतरा उपस्थित कर सकने में सक्षम था। यद्यपि आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की पराजय के पीछे अनेक कारक उत्तरदायी रहे। उदाहरण के लिए उसने दक्षिण के दो अन्य महत्वपूर्ण शक्तियों को अपने पक्ष में करने में असफलता पाई। उसे आक्रामक विदेश नीति के बावजूद फ्रांस और तुर्की से पर्याप्त सैन्य सहायता नहीं मिल पाई आदि। परंतु टीपू की असफलता के मूल्यांकन में इस तथ्य पर भी गौर करना जरूरी है कि उसका प्रतिद्वंदी मराठा निजाम अथवा अन्य भारतीय शासकों जैसे नहीं था। ब्रिटिश के पास इसे जीतने के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण, कुशल सैन्य व्यवस्था तथा बेहतर कार्य क्षमता थी। बंगाल विजय, फ्रांसीसियों को व्यापार से बाहर निकालने तथा सहायक संधि की प्रणाली के विकास के पश्चात कंपनी काफ़ी शक्तिशाली हो चुकी थी। अतः यह कहना उचित ही होगा कि हैदर अली ने ब्रिटिश कंपनी से युद्ध किया, परंतु टीपू सुल्तान का संघर्ष ब्रिटिश साम्राज्य से था। क्या टीपू सुल्तान एक सांप्रदायिक शासक था? एक क्वेश्चन है, क्या टीपू सुल्तान एक सांप्रदायिक शासन था? टीपू सुल्तान के मूल्यांकन में एक बड़ी समस्या रही है इतिहास लेखन की। वस्तुतः टीपू सुल्तान एक ऐसा भारतीय शासक था जिसने ब्रिटिश से जमकर लोहा लिया था। इतना ही नहीं, वह हिंदुस्तान का प्रथम ऐसा शासक था जो ब्रिटिश कंपनी से लड़ते हुए युद्ध मैदान में मारा गया था। अतः कंपनी ने अपने कदम को उचित और वैध करार देने के लिए टीपू को एक कट्टर मुस्लिम शासक के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि टीपू सुल्तान ने हिंदू शासक को सत्ता से वंचित कर शक्ति प्राप्त की थी, साथ ही हिंदुओं को निर्ममतापूर्वक कुचला था। अतः ब्रिटिश ने एक बार पुनः हिंदू शासक को स्थापित किया तथा हिंदुओं की उसके धार्मिक अत्याचार से रक्षा की। इसके अतिरिक्त एक और तथ्य है कि कि उसने मालाबार के हिंदू जमींदारों को खदेड़ा और उन्हें दबाया, परंतु इस कदम को हिंदू विरोधी न मानकर राज्य और जमींदारी के बीच होने वाले एक स्वाभाविक तनाव के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसने विषय में यह भी कहा जाता है कि उसने हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, परंतु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसने शारदा मंदिर और श्रृंगेरी मंदिर को अनुदान एवं संरक्षण दिया था। उपयुक्त तथ्यों के प्रकाश में उसे कट्टर मुस्लिम शासक मानना उचित नहीं लगता। फिर भी उसका मूल्यांकन 18वीं सदी के राजतंत्र के मानदेय पर होना चाहिए, 21वीं सदी के मानदेय पर नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्या टीपू एक राष्ट्रवादी शासक था? टीपू को राष्ट्रवादी करार देना उसके महत्व को ज़्यादा करके दिखाना होगा, क्योंकि वह मैसूर के हित में सोच रहा था, संपूर्ण हिंदुस्तान के हित में नहीं। क्षेत्रीय स्तर पर यदि ब्रिटिश के साथ उसके संघर्ष चल रहे थे तो मराठे और निजाम जैसे क्षेत्रीय राज्यों के साथ भी उसके संघर्ष चल रहे थे। उसकी उपलब्धियां बस इतनी थी कि उसने अपनी राज्य की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, परंतु संपूर्ण नहीं किया। दूसरी तरफ वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी अपनी नज़र रखता था, अतः उसे ज्ञात था कि फ्रांसीसियों की सहायता से अमेरिकियों ने ब्रिटिश को खदेड़ दिया था। उसने भी उसी फ्रांसीसी शक्ति की सहायता से ब्रिटिश को खदेड़ना चाहा था। क्या कारण था कि अंग्रेज मैसूर को दक्षिण में अपने अधिकृत क्षेत्र और व्यापारी हितों के लिए एक खतरा मानते थे? क्या आपके विचार में टीपू सुल्तान द्वारा अपनाया गया रुख ही उसके विनाश का कारण बना? जब से दक्षिण में ब्रिटिश शक्ति का उद्भव हुआ, ब्रिटिश शक्ति मैसूर को एक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी के रूप में देखते रहे। दक्षिण में मैसूर राज्य जैसे एक प्रगतिशील शक्ति की उपस्थिति ब्रिटिश कंपनी के आर्थिक हित एवं सामरिक हित दोनों के लिए प्रबल चुनौती थी। प्रथम, दक्षिण के मामले व्यापार में ब्रिटिश कंपनी की अत्यधिक रुचि थी, किंतु महत्वपूर्ण मामला उत्पादक क्षेत्र मालाबार पर 1766 में ही हैदर अली ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था तथा कंपनी को मसाले व्यापार के लाभ से वंचित कर दिया। दूसरे, दक्षिण में कंपनी का केंद्रीय क्षेत्र मद्रास था तथा मद्रास मैसूर के अत्यधिक निकट था, अतः ब्रिटिश कंपनी को यह
भय था कि मैसूर के द्वारा मद्रास के संपन्न व्यापारिक केंद्र तथा आसपास के उपजाऊ क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयास किया जा सकता है, विशेषकर इसलिए भी कि फ्रांसीसी सहायता से मैसूर ने अपनी सेना का यूरोपीय मॉडल पर आधुनिकीकरण आरंभ कर दिया था। तीसरा, मैसूर के राज्य भी फ्रांसीसी शक्ति से अत्यधिक निकटता थी, अतः कंपनी को यह डर था कि ब्रिटिश फ्रेंच संघर्ष की स्थिति में फ्रांसीसियों को मैसूर की सहायता प्राप्त होगी तथा मैसूर के सहयोग से फ्रांसीसी कंपनी दक्षिण में अपने व्यापारिक हितों के विस्तार का प्रयत्न कर सकती है। अब जहां तक ब्रिटिश शक्ति के समक्ष मैसूर राज्य की विफलता तथा उसे टीपू सुल्तान की भूमिका का प्रश्न है, तो उसे ऊपरी अथवा सतही रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। यद्यपि यह सही है कि टीपू की विफलता में एक कारक रहा था कि निजाम और मराठे जैसे क्षेत्रीय शक्तियों को ब्रिटिश से अलग कर अपने पक्ष में लाने में टीपू की विफलता तथा विदेशी शक्तियों पर टीपू की अत्यधिक निर्भरता, किंतु इसे टीपू की पराजय के मूल कारण नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि उसकी पराजय का मूल कारण तो तात्कालिक परिस्थितियों में नहीं था। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर इसे सिद्ध किया जा सकता है। प्रथम, हैदर की तुलना में टीपू को एक अधिक आक्रामक ब्रिटिश कंपनी की सामना करना पड़ा था। कंपनी न केवल भारत में सर्वोच्च शक्ति बन चुकी थी, वरन भारत से बाहर भी उसे साम्राज्यिक मोर्चे पर व्यापक सफलता मिली थी। दूसरा, हैदर के काल में ब्रिटिश कंपनी तथा मराठों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही थी तथा हैदर ने इस स्थिति का लाभ उठाया था, किंतु टीपू के काल में यह स्थिति बदल चुकी थी तथा मराठे और ब्रिटिश के बीच मित्रता और सहयोग कायम हो चुका था। तीसरा, हैदर के काल में ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिस्पर्धा जारी थी, किंतु टीपू के काल में फ्रांसीसी लगभग भारत से बाहर जा चुके थे। इस तरह उपयुक्त कारक ही टीपू के पराजय का मूल कारण बने। अब अगला क्वेश्चन है, मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रुओं की शक्ति को सफलतापूर्वक कुचल दिया। यह कथन सुल्तान के विरुद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के सैनिक एवं कूटनीतिक सफलता की उद्घोषणा है। आरंभ में ब्रिटिश कंपनी मालाबार के मसाला उत्पादक क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रयासरत थी, किंतु हैदर अली और टीपू सुल्तान के विरोध के कारण उसे सफलता नहीं मिली थी। परंतु तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के क्रम में कॉर्नवालिस टीपू की शक्ति को तोड़ने में कायम रहा। मराठे और निजाम की सहायता से उसने टीपू पर आक्रमण कर दिया। अंततोगत्वा टीपू पराजित हुआ और फिर वह 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के लिए विवश हुआ। अब कॉर्नवालिस की मुख्य चिंता यह थी कि किस प्रकार इस विजय का लाभ अधिकतम रूप में ब्रिटिश कंपनी के पक्ष में सुनिश्चित किया जा सके तथा यथासंभव मराठा एवं निजाम को इस लाभ से वंचित रखा जा सके, किंतु साथ ही वह इस स्थिति के लिए भी सावधान था कि ब्रिटिश के इस कदम के विरुद्ध उसके मित्रों में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया न हो। कॉर्नवालिस ने इस संधि के पश्चात प्राप्त भूभाग में महत्वपूर्ण क्षेत्र मालाबार, डिंडीगुल और बारामहल कंपनी के लिए सुरक्षित कर दिया। वहीं कृष्णा नदी तथा पेन्नार नदी के मध्य कुछ भूभाग निजाम को सुपुर्द किए तथा तुंगभद्रा नदी के पास कुछ भूभाग मराठे को दिए। अतः कंपनी के मित्र संतुष्ट हो गए। दूसरी तरफ टीपू से उसका आधा भूभाग छीनकर मैसूर के आकार को छोटा कर दिया गया ताकि मैसूर भविष्य में ब्रिटिश के विरुद्ध सिर नहीं उठा सके। उपयुक्त कथन को इस संदर्भ में समझा जाना चाहिए, परंतु जैसा कि आगे की घटना की सिद्ध करती है कि टीपू ने इस हार को आसानी से स्वीकार नहीं किया तथा विदेशी शक्ति की सहायता से एक बार फिर ब्रिटिश नियंत्रण का जुआ उतार फेंकने का प्रयत्न किया। अगला क्वेश्चन है, हैदर अली का संघर्ष महज ब्रिटिश कंपनी से था, जबकि टीपू सुल्तान ने एक ही साथ ब्रिटिश कंपनी तथा ब्रिटिश सरकार दोनों से संघर्ष किया। हैदर अली का संघर्ष ब्रिटिश कंपनी से था और इसका महत्वपूर्ण कारण था कि मसाला उत्पादक मालाबार क्षेत्र पर नियंत्रण की आकांक्षा। फिर भी हैदर अली की दृष्टि अपने महाद्वीप तक ही सीमित थी। उसने ब्रिटिश कंपनी को प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कड़ी चुनौती दी, परंतु हैदर अली ने कंपनी के विरुद्ध प्रतिरोध को महज सैनिक संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में ही देखा। वहीं टीपू सुल्तान इस दिशा में एक कदम और भी आगे बढ़ गया। उसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष को महज सैनिक संदर्भ में न देखकर आर्थिक संदर्भ में भी देखा तथा वह पहला ऐसा भारतीय शासक था जिसने ब्रिटिश कंपनी के मॉडल पर एक व्यापारिक कंपनी स्थापित करने का निर्णय लिया।
दूसरे, उसने कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंग के रूप में देखा। उसके विचार में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अंतर्राष्ट्रीय प्रसार था तथा देसी एवं विदेशी दोनों ही मोर्चे पर इसके विरुद्ध संघर्ष करने की जरूरत है। यही वजह है कि उसने अपने दूत अफगानिस्तान, ईरान, कुस्तुतुनिया, फ्रांस एवं मॉरिशस भेजे। उसने फ्रांस एवं नेपोलियन से संपर्क बनाए रखा। उसने जैकोबियन क्लब की सदस्यता ग्रहण की ताकि तथा नागरिक टीपू की उपाधि ली। यही वजह है कि टीपू सुल्तान की गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार भी चिंतित हो गई थी तथा भारत में फ्रांसीसी प्रसार को रोकने हेतु एक नए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली को भेजा गया। अतः ऐसा मानना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगता कि हैदर अली का संघर्ष ब्रिटिश कंपनी से था, पर टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश कंपनी तथा ब्रिटिश सरकार दोनों से एक साथ संघर्ष किया। अगला क्वेश्चन है, हैदर अली साम्राज्य निर्माता था जबकि टीपू ने साम्राज्य का विघटन कर दिया। हैदर अली निश्चय ही साम्राज्य निर्माता था। फ्रांसीसी सहायता से उसने मैसूर में एक शक्तिशाली सैन्य तंत्र का निर्माण किया तथा इस सैन्य तंत्र की सहायता से न केवल अपने क्षेत्र का विस्तार किया वरन उसने अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी यथा ब्रिटिश, मराठे एवं निजाम का सफलतापूर्वक सामना किया। 1766 में उसने मालाबार क्षेत्र पर हमला कर उत्तरी मालाबार को जीत लिया। इस प्रकार हैदर अली सैनिक एवं कूटनीतिक दोनों ही मोर्चे पर सफल रहा तथा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश शक्ति को बड़ी चुनौती मिली। दूसरी तरफ टीपू सुल्तान को मैसूर का राज्य गंवाना पड़ा। 1792 के श्रीरंगपट्टनम की संधि में उसने आधे भूभाग को खो दिया तथा 1799 में संपूर्ण मैसूर ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गया। परंतु यहाँ तस्वीर का एक दूसरा पक्ष भी है, वह यह कि टीपू सुल्तान की उपलब्धियों का मूल्यांकन महज सफलता या असफलता के क्रम में नहीं अपितु उन परिस्थितियों के संदर्भ में जिनका सामना टीपू सुल्तान को करना पड़ा था, किया जाना चाहिए। टीपू सुल्तान एक योग्य शासक था। उसने भू राजस्व सुधार कर राज्य को एक ठोस आर्थिक आधार देना चाहा। उसने ब्रिटिश चुनौती को न केवल सैनिक संदर्भ में बल्कि आर्थिक संदर्भ में भी लिया। सबसे बढ़कर उसने ब्रिटिश की स्थिति को कमजोर करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का भी सहारा लिया। परंतु टीपू सुल्तान की विफलता यह रही कि उसने एक अधिक सक्षम एवं आक्रामक ब्रिटिश प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। यद्यपि टीपू सुल्तान मराठे एवं निजाम को अपने पक्ष में करने में असफल रहा, फिर भी टीपू की असफलता का पूरा श्रेय केवल इस कारक को नहीं दिया जा सकता। वस्तुतः टीपू सुल्तान की विफलता एक पूंजीवादी शक्ति के समक्ष एक समानतावादी ताकत की विफलता थी। अतः यह विफलता किसी व्यक्ति विशेष के नियंत्रण से ऊपर थी। यही वजह है कि इस कथन पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है। हैदर अली एक साम्राज्य निर्माता था जबकि टीपू सुल्तान ने उसे विघटित कर दिया। मराठा, अब आगे का टॉपिक है मराठा। मराठा शक्ति मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उदित हुई। उसकी बढ़ती शक्ति को देखकर एक समय ऐसा माना जाने लगा था कि मराठा साम्राज्य ही मुगल साम्राज्य का उचित विकल्प दे सकेगा। परंतु पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की महत्वाकांक्षा चूर चूर हो गई। यद्यपि मराठा शक्ति कम समय के लिए ही दबी रही क्योंकि उसे एक सक्षम पेशवा माधवराव प्रथम की सेवा प्राप्त हो गई, परंतु 1772 ईस्वी में माधवराव प्रथम की मृत्यु ने मराठों के सामने वास्तविक संकट उत्पन्न कर दिया। माधवराय की मराठा शक्ति मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उदित हुई। उसकी बढ़ती शक्ति को देखकर एक समय ऐसा माना जाने लगा था कि मराठा साम्राज्य ही मुगल साम्राज्य का उचित विकल्प दे सकेगा, परंतु पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की महत्वाकांक्षा चूर चूर हो गई। यद्यपि मराठा शक्ति कम समय के लिए ही दबी रही क्योंकि उसे एक सक्षम पेशवा माधवराव प्रथम की सेवा प्राप्त हो गई, परंतु 1772 ईस्वी में माधवराव प्रथम की मृत्यु ने मराठों के सामने वास्तविक संकट उत्पन्न कर दिया था। माधवराव की मृत्यु का मराठा राज्य पर घातक परिणाम हुआ। प्रथम, मराठा दरबार उत्तराधिकारी के युद्ध में उलझ गया क्योंकि बाजीराव द्वितीय का छोटा भाई स्वयं सत्ता प्राप्त करना चाहता था, इसलिए नवनियुक्त पेशवा नारायण राव को उसने मान्यता नहीं दी तथा उसकी हत्या करवा दी। वस्तुतः एक समय
एक अंग्रेज कर्नाटक युद्ध तपलासी युद्ध के माध्यम से पर्याप्त शक्ति अर्जित कर चुके थे। अतः अब कंपनी का लक्ष्य हो गया था कि अधिकाधिक क्षेत्र पर अधिकार करना। इस हेतु वह मैसूर से संघर्ष प्रारंभ कर चुकी थी। अब बारी थी मराठों की। 18वीं सदी के मध्य से पश्चिमी भारतीय तट पर कंपनी का सूती कपड़े का व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। गुजरात से बंबई होकर सूती कपड़ा चीन भेजा जाता था, जिसमें मराठों का बराबर हस्तक्षेप था। अतः कंपनी इस व्यापार को निर्विघ्न रूप से जारी रखने के लिए मराठों को नियंत्रित करना चाहती थी। मराठों के पास प्रबल सैन्य शक्ति थी। इसकी बदौलत वे अंग्रेजों को नियंत्रित तो रखते ही थे, साथ ही उन्होंने महत्वपूर्ण कपास उत्पादक क्षेत्रों को भी अपने कब्जे में कर रखा था। अतः आंग्ल मराठा संघर्ष को पश्चिम भारत के कपास उत्पादक क्षेत्र पर ब्रिटिश नियंत्रण की महत्वाकांक्षा का परिणाम माना जा सकता है। ब्रिटिश कंपनी को मराठा प्रशासन में हस्तक्षेप का मौका उसके उत्तराधिकारी संघर्ष से प्राप्त हो सका। यद्यपि रघुनाथ राव नवनियुक्ति पेशवा नारायण राव की हत्या करने में सफल हो गया, तथापि उसे पेशवा पद प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि नाना फडणवीस तथा अन्य मराठा सरदारों ने मृत पेशवा के नवजात पुत्र को पेशवा पद पर बिठाकर उसे संरक्षक मंडल के अंतर्गत रख दिया। अब रघुनाथ राव निराश होकर ब्रिटिश कैंप में चला गया। यद्यपि इस समय बंबई का ब्रिटिश प्रशासन पुनः दरबार से मधुर संबंध बनाए हुए था, क्योंकि वह मैसूर युद्ध के मध्य मराठों को नाराज नहीं करना चाहता था, परंतु रघुनाथ राव के इस प्रलोभन को वह नहीं ठुकरा सका, जिसमें उसे बंबई के पास के महत्वपूर्ण सामुद्रिक इलाकों के हस्तांतरण की पेशकशी की थी। अतः ब्रिटिश ने रघुनाथ राव को 1775 में सूरत की संधि कर ली। इसके अनुसार रघुनाथ राव को 2500 सैनिक से मदद देने की बात अंग्रेजों द्वारा स्वीकार की गई। सैनिक व्यय रघुनाथ राव द्वारा दिया जाना था तथा इस सहायता के बदले कंपनी को साष्टी, बसई, भड़ौच तथा सूरत जिले के राजस्व का एक भाग मिलना था। रघुनाथ राव ने कंपनी से यह भी वादा किया कि कंपनी के शत्रुओं के साथ वह कोई संधि नहीं करेगा तथा यदि पुनः सरकार से शांति संधि करेगा तो उसे ब्रिटिश कंपनी की भी अनिवार्य भूमिका रहेगी। सूरत की संधि के अंतर्गत मराठों से युद्ध प्रारंभ कर दिया गया, परंतु इसके लिए कलकत्ता की सुप्रीम काउंसिल से अनुमति नहीं ली गई थी, जो अनिवार्य रूप से इस समय मराठों से युद्ध का विरोधी थी। कलकत्ता काउंसिल तथा गवर्नर जनरल ने सूरत की संधि तथा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को विवेक शून्य, खतरनाक बताते हुए इसे बंद करने की सलाह दी तथा बंबई के अधिकारियों एवं मराठों के मध्य समझौता हेतु कर्नल उल्टन को भेजा। कर्नल उल्टन के प्रयासों से 1776 में पुरंदर की संधि हुई, जिसमें अंग्रेजों द्वारा साष्टी तथा भड़ौच के राजस्व के रखे जाने की बात मान ली गई तथा पुनः संरक्षक समिति ने अंग्रेजों को युद्ध खर्च के रूप में 12 लाख रुपए देने को स्वीकार कर लिया। बदले में अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को दिया गया समर्थन वापस ले लिया तथा स्वयं रघुनाथ राव पेशवा सरकार से प्रदत्त 25,000 मासिक पेंशन पर गुजरात में रहना स्वीकार कर लिया। इस अनुकूल संधि के बावजूद बंबई काउंसिल के सदस्य संतुष्ट नहीं थे। बंबई काउंसिल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के उस कदम से भी समर्थन प्राप्त हुआ जिसमें पुरंदर की संधि की आलोचना की गई थी। अतः अंग्रेजों ने पुनः एक बार युद्ध प्रारंभ कर दिया। मराठों ने अंग्रेजों को तेलंगाना की लड़ाई में हराया तथा उसके साथ बड़गांव की संधि की। इसमें यह निश्चित हुआ कि 1773 ईस्वी से बंबई सरकार द्वारा जीती गई सारी भूमि मराठों को वापस लौटा दी जाएगी तथा बंगाल से पहुंचने वाली फौज को कंपनी वापस बुला लेगी। सिंधिया को भड़ौच के राजस्व का एक भाग मिलना भी तय हुआ, परंतु महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को यह अपमानजनक समझौता मंजूर नहीं हुआ। उसने बड़गांव संधि के बावजूद मराठों से युद्ध को आगे बढ़ा दिया। संयोगवश इस समय सारी परिस्थितियां ब्रिटिश के विरुद्ध थी। भारत में हैदर अली के साथ निजाम भी ब्रिटिश विरोध में खड़े थे तथा अमेरिका में भी अंग्रेजों की लगातार पराजय हो रही थी, किंतु इस संकट की घड़ी में भी हेस्टिंग ने साहस से काम लिया। उसने बंगाल से एक शक्तिशाली सेना कर्नल गोडाई के नेतृत्व में मराठों के विरुद्ध भेजी, जिसने मध्य भारत को सीधे पार करते हुए अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया। दिसंबर 1780 में इसका बेसिन पर भी अधिकार हो गया, लेकिन पूना की तरफ बढ़ने के क्रम में यह पराजित हो गई।
लेकिन इसी बीच दूसरी सेना ने पोफम के नेतृत्व में ग्वालियर में सिंधिया को हराने में कामयाबी पाई। अंततः महादजी सिंधिया के प्रयासों से 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि हुई। इस संधि के माध्यम से युद्ध पूर्व की स्थिति बहाल कर दी गई। साष्टी पर ब्रिटिश आधिपत्य मान लिया गया तथा ब्रिटिशों ने माधवराव नारायण को पेशवा को स्वीकार किया तथा रघुनाथ राव को पेंशन दे दिया गया। सिंधिया को यमुना नदी के पश्चिम की सारी भूमि वापस दे दी गई। उधर ब्रिटिश को सालबेट के साथ एलिफेंटा द्वीप भी मिल गया। यद्यपि इस संधि से कंपनी को विशिष्ट भौतिक लाभ प्राप्त नहीं हुए। इस युद्ध के दौरान तो कंपनी सरकार को गंभीर वित्तीय संकट से भी गुजरना पड़ा। तथापि भारत में ब्रिटिश आधिपत्य के इतिहास में अंग्रेजों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि इस संधि ने शक्ति विस्तार के लिए अंग्रेजी कंपनी को 20 वर्षों का अवकाश दे दिया। अब कंपनी अपेक्षाकृत ज़्यादा निश्चिंतता से टीपू, फ्रांसीसी निजाम तथा अवध के नवाब को नियंत्रण में ला सकती थी। परंतु यह कहना कि इस संधि ने निसंदेह भारतीय राजनीति में नियंत्रणकारी तत्व के रूप में अंग्रेजों की प्रधानता को स्थापित कर दिया, इस संधि की महत्ता पर अनुचित बल देना होगा, क्योंकि ब्रिटिश मराठों से अपेक्षाकृत सम्मानजनक संधि करने में सफल तो रहे, परंतु कंपनी की स्थिति अभी भी पूर्ण रूपेण सुरक्षित नहीं थी। अभी भी कंपनी को टीपू सुल्तान तथा मराठों की तरफ से उत्पन्न चुनौती का सामना करना था तथा उन नवोदित शक्तियों की चुनौती से निपटान तथा जो पंजाब, नेपाल तथा बर्मा से उदित हो रही थी। अब अगला क्वेश्चन है, सालबाई की संधि ने ब्रिटिश के लिए ना तो सम्मानजनक थी और ना ही उपयोगी। सालबाई की संधि का वास्तविक मूल्यांकन तेलंगाना के युद्ध तथा बड़गांव की संधि के संदर्भ में किया जाना चाहिए। फिर हमें यह ज्ञात होगा कि सालबाई की संधि ब्रिटिश के लिए सम्मानजनक भी थी तथा उपयोगी भी। पुरंदर की संधि में कंपनी ने मराठों से जो हासिल किए थे वे उसने बड़गांव की संधि में खो दिए। बड़गांव की संधि एक अपमानजनक संधि थी जो तेलंगाना के युद्ध के पश्चात बम्बई के ब्रिटिश अधिकारियों पर आरोपित की गई थी, किंतु वारेन हेस्टिंग ने इस अपमानजनक संधि को मानने से इनकार कर दिया था तथा उसने एक बार फिर युद्ध को पुनर्जीवित किया। फिर धीरे धीरे उसने सैन्य स्थिति को मजबूत कर ली एवं मराठों पर सैनिक दबाव बनाया। ग्वालियर को खतरे में पड़े देख महादजी सिंधिया ने मध्यस्थता के लिए पहल की। अतः 1782 में ब्रिटिश कंपनी तथा मराठों के बीच सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ। इस संधि के आधार पर कंपनी को मराठों से सालबेट के साथ एलिफेंटा द्वीप भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार कंपनी ने वह क्षेत्र और सम्मान प्राप्त कर लिया जो उसने बड़गांव की संधि में खो दिया था। फिर सालबाई की संधि कंपनी के लिए उपयोगी भी सिद्ध हुई। इस संधि के कारण कंपनी को मराठों से 20 वर्षों का युद्ध विराम मिला। कंपनी ने इस अवसर का लाभ उठाया तथा अपने अन्य प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर दिया। यही काल है जब कंपनी ने मैसूर का सफाया कर दिया तथा निजाम को एक अधीनस्थ राज्य के रूप में तब्दील कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सालबाई की संधि कंपनी के लिए सम्मानजनक भी थी और उपयोगी भी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802 से 1806। सालबाई की संधि के पश्चात के 20 वर्षों में जहां ब्रिटिश कंपनी ने शक्ति संचय किया, वहीं मराठा सरदारों ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से मिले युद्ध विराम का कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। 18वीं सदी के अंत तक मराठा राजनीति में रिक्तता आ गई, क्योंकि इस काल तक सभी महत्वपूर्ण मराठा सरदारों की मृत्यु हो चुकी थी। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई एवं माना जाता है कि उन्हीं की मृत्यु के साथ मराठा गरिमा समाप्त हो गई। इससे पूर्व ही महादजी सिंधिया तथा माधवराव द्वितीय की मृत्यु हो चुकी थी। महादजी सिंधिया का उत्तराधिकारी दौलत राव सिंधिया हुआ, परंतु उसमें अपेक्षित दूरदृष्टि की कमी थी। उसी तरह माधवराव द्वितीय का उत्तराधिकारी बाजीराव द्वितीय के काल में पुनः दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। दौलत राव सिंधिया तथा यशवंत राव होलकर दोनों में पुनः दरबार पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस कार्य में दौलत राव को सफलता मिली। दौलत राव ने
बाजीराव के साथ साठगांठ कर यशवंतराव होलकर के छोटे भाई बिट्टू जी की हत्या कर दी। क्रुद्ध होकर यशवंतराव होलकर ने पुणे पर हमला कर दिया, जिसमें पेशवा तथा सिंधिया की संयुक्त सेना पराजित हो गई। बाजीराव हताश होकर ब्रिटिश कैंप में चला गया। 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को उसने ब्रिटिश कंपनी के साथ बेसिन की संधि की। इस संधि तक विस्तारवादी नीति का समर्थन करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का आगमन हो चुका था। लॉर्ड वेलेस्ली ने इस मौके का फायदा उठाना चाहा, क्योंकि मैसूर के पश्चात भारत में ब्रिटिश के प्रतिरोध करने की शक्ति सिर्फ मराठों में ही बची थी। वेलेस्ली जहां एक और कंपनी की भारत में सर्वशक्तिमान बनाना चाहता था, वहीं दूसरी ओर उसे ऐसा करने के लिए फ्रांसीसी खतरों से भी प्रोत्साहन मिल रहा था। बेसिन की संधि के अनुसार पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। इसके अनुसार पेशवा के खर्च पर राज्य के 6,000 की एक सहायक सेना तथा दरबार में पेशवा के खर्च पर ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार किया गया। बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के शत्रु किसी भी यूरोपियों को दरबार में नहीं रखने की सहमति दी तथा अपनी वैदेशिक नीति को कंपनी के परामर्श से संचालित करने की आश्वासन दिया। इसके बदले आर्थर वेलेस्ली के अधीन एक सेना ने पेशवा को उसकी राजधानी पुणे में पुनः स्थापित कर दिया। बेसिन की संधि का मूल्यांकन ब्रिटिश विद्वानों द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रधानता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भू चिन्ह के रूप में किया गया है। बेसिन की संधि का मूल्यांकन करते हुए कई मत सामने आए हैं। ये इस प्रकार है: यह निर्विवाद रूप से ऐसा कदम था जिसने उस भित्ति को बदल दिया जिस पर हम लोग पश्चिम भारत में खड़े थे। इसने एक ही क्षण में अंग्रेजों के उत्तरदायित्व को तिगुना कर दिया। इसने मराठा शक्ति के औपचारिक प्रधान के साथ कंपनी के निश्चित संबंध स्थापित कर दिए। अब से इसे या तो भारत की सबसे बड़ी शक्ति का नियंत्रण रखना था अथवा या उसके साथ लड़ाई करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थी। इस संधि का आकलन करते हुए इतना तक कहा गया कि इसने प्रत्यक्ष या परोक्ष सक्रियाओं द्वारा कंपनी को भारत का साम्राज्य दे दिया। परंतु ब्रिटिश विद्वानों द्वारा बेसिन की संधि का अत्यधिक मूल्य आंका जाना अतिशयोक्तिपूर्ण है, क्योंकि भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य 1803 ईस्वी में एक पूर्व निर्मित सिद्धांत नहीं था। अभी भी इसकी सुचारू रूप से स्थापना के पहले बहुत कुछ किया जाना बाकी था। एक कमजोर एवं असंतुष्ट पेशवा से की गई संधि को पूरे मराठा शासन की समाप्ति का सूचक मानना व्यर्थ था। इस संधि का एक महत्वपूर्ण फायदा यह था कि संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को प्राप्त सुविधाएं उन्हें अपने शत्रुओं की सफलतापूर्वक सामना करने में सहायता जरूर कर सकती थी। अतः ऐसा मानना उचित नहीं है कि बेसिन की संधि एक बेकार आदमी से की गई संधि थी। बेसिन की संधि का स्वाभाविक परिणाम यह था कि मराठा परिसंघ बेसिन की संधि को मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानते हुए विरोध पर उतर आया। पेशवा बाजीराव द्वितीय को भी अपनी राजनीतिक भूल का एहसास हो चुका था, अतः उसने भी एक संयुक्त मोर्चा स्थापित करने के विकल्प को प्रोत्साहित किया। सिंधिया तथा भोसले की संयुक्त कमान बनी, परंतु यह मराठा संघ का दुर्भाग्य ही था कि संकट के क्षणों में भी वे संयुक्त नहीं हो पाए, क्योंकि होलकर ने संयुक्त मोर्चा में आने से इनकार कर दिया और गायकवाड़ ने तटस्थ रहना ज़्यादा श्रेयस्कर समझा। 1803 के अगस्त महीने में युद्ध प्रारंभ हो गई। यद्यपि संयुक्त मराठा सैनिकों की संख्या 1 लाख से ऊपर थी तथा इसे फ्रांसीसी अधिकारी भी सहायता दे रहे थे, तथापि लॉर्ड वेलेस्ली मराठों से युद्ध के लिए पर्याप्त रूप से तैयार था। उसने भी मैसूर से प्राप्त सफलता के पश्चात लगभग 60,000 की सेना युद्ध मैदान में उतार दी, जो कि ब्रिटिश इतिहास में किसी एक युद्ध में सबसे बड़ी सेना थी। सेना को उसने 2 कमानों में विभाजित कर दिया। उत्तरी कमान लॉर्ड लेक के अधीन तथा दक्षिण कमान आर्थर वेलेस्ली के अधीन था। आर्थर वेलेस्ली के अधीन ब्रिटिश सेना ने सिंधिया एवं भोसले की संयुक्त सेना को असाई के युद्ध में पराजित किया। इधर उत्तर में लॉर्ड लेक ने सिंधिया की सेना को लसवारी की लड़ाई में पराजित कर दिल्ली तथा आगरा को नियंत्रण में ले लिया। भोसले के साथ अंग्रेज ने पृथक रूप से देवगांव की संधि की। इसके अनुसार उसने बालासोर सहित कटक का प्रांत तथा वरना नदी के पश्चिम का अपना सारा राज्य अंग्रेजों को सौंप दिया।
इसके साथ ब्रिटिश को निजाम तथा पेशवा के मध्य के विवाद का मध्यस्थ भी नियुक्त किया गया। उसने नागपुर के एक रेजिडेंट भी रखना स्वीकार किया। सिंधिया के साथ कंपनी ने सुरजी अर्जन गांव की संधि की, जिसके अनुसार सिंधिया ने अंग्रेजों को गंगा तथा यमुना के मध्य का सारा राज्य तथा जयपुर, जोधपुर एवं गोहद के राजपूत राज्य के उत्तर के सारे किले एवं भूक्षेत्र कंपनी को समर्पित कर दिए। पश्चिम में उसने अहमदनगर, भड़ौच तथा अल्टा की पहाड़ी के पश्चिम का अपना सारा राज्य एवं मुगल बादशाह, पेशवा, निजाम एवं ब्रिटिश सरकार पर अपने सारे दावों का त्याग कर दिया। 27 फरवरी को की गई दूसरी संधि में उसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मिली सफलता का अंदाज़ा लॉर्ड वेलेस्ली के इस कथन से ही लगाया जा सकता है कि उसने कहा था कि मैं अपने मस्तिष्क के पूरे आशावादी स्वभाव के साथ निश्चित रूप से कहता हूं कि मैं अपनी योजनाओं की समाप्ति की आशा इतनी शीघ्र एवं सुरक्षित रूप से नहीं कर सकता था। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों को मद्रास तथा बंगाल में मिले राज्यों का सुदृढ़ीकरण ही नहीं हुआ, बल्कि ब्रिटिश का नियंत्रण अपने क्षेत्र में फैल गया। नाम मात्र का ही सही, परंतु मुगल बादशाह अब उसके संरक्षण में था। जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी के राज्यों तथा भरतपुर के जाट राज्यों से संधि हो गई थी। मराठों की सेवा फ्रांसीसी अथवा अन्य यूरोपीय या अमेरिकी नहीं कर सकते थे तथा निजाम पहले से अधिक राजभक्त होने को मजबूर था। एकमात्र आशंका थी कि मराठों को पूरी तरह कुचला नहीं जा सकता था, जिससे उसके पलटवार की पर्याप्त गुंजाइश बनी हुई थी। इधर होलकर पृथक रूप से कंपनी के साथ संघर्ष कर रहा था। इसने जाट शासक के साथ मिलकर संघर्ष को बढ़ाने की चेष्टा की। लॉर्ड लेक ने भरतपुर के किले पर कब्जा करने की कोशिश की, परंतु उसे असफलता हाथ लगी। अब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साम्राज्य विस्तार के प्रयासों में खर्च हो रहे अधिकाधिक संसाधनों से चिंतित हो उठा, अतः उसने लॉर्ड वेलेस्ली को वापस बुला लिया। उसकी जगह 1805 में जॉर्ज वार्लो को नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इसने होलकर से राजपुर घाट की संधि कर ली। इसी के साथ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। अब प्रश्न है, बेसिन की संधि एक बेकार आदमी से संधि थी। बेसिन की संधि एक कमजोर पेशवा से संधि आवश्यक थी, एक ऐसे पेशवा से जो अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं ब्रिटिश कंपनी पर निर्भर था। फिर भी हम इसे एक बेकार आदमी से संधि नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी के लिए इस संधि के कतई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ थे। सर्वप्रथम इस संधि के माध्यम से कंपनी ने मराठा परिसंघ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का वैध अधिकार प्राप्त कर लिया। इस संधि के द्वारा मराठा परिसंघ का पेशवा अब कंपनी के अधीन हो गया, जिसके नाम पर कंपनी मराठा परिसंघ के अंतर्गत कहीं भी अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार कर सकती थी। इस संधि के कारण ही इलाहाबाद, मैसूर तथा हैदराबाद के साथ साथ भारत के एक महत्वपूर्ण सामरिक महत्व के केंद्र पर पुनः ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। इस संधि ने पेशवा की विदेश नीति को भी कंपनी के अधीन कर दिया तथा भविष्य में पेशवा तथा निजाम और पेशवा तथा गायकवाड़ के बीच होने वाले किसी भी विवाद में मध्यस्थता का अधिकार ब्रिटिश को प्रदान किया। इस तरह बेसिन की संधि ने भारत की सबसे प्रमुख शक्ति के साथ ब्रिटिश कंपनी के संबंध निश्चित कर दिए, जो पूरी तरह ब्रिटिश हित में थे। प्रश्न नंबर 2, बेसिन की संधि ने उस आधार को ही बदल दिया जिस पर हम पश्चिम भारत में खड़े थे। इसने ब्रिटिश उत्तरदायित्व के तिगुना कर दिया। बेसिन की संधि ने पश्चिम भारत में ब्रिटिश उत्तरदायित्व के गुणात्मक परिवर्तन लाया। पहले पश्चिम भारत में कंपनी के मुख्य व्यापारिक दायित्व थे, किंतु अब उसके साथ सैनिक और कूटनीतिक दायित्व भी जुड़ गए। बेसिन की संधि के अनुसार पूना में एक ब्रिटिश रेजिमेंट स्थापित किया जाना था। पेशवा की सुरक्षा का अधिभार भी कंपनी के ऊपर ही आ गया। अगर भविष्य में मराठा परिसंघ के किसी भी सदस्य से पेशवा को खतरा होता तो उसे ब्रिटिश की सुरक्षा प्राप्त होती। पेशवा की विदेश नीति भी कंपनी के अधीन थी। पेशवा के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट स्थापित किया जाना था तथा पेशवा की विदेश नीति का संचालन इस रेजिमेंट के परामर्श से ही होता।
अगर भविष्य में पेशवा तथा निजाम एवं पेशवा तथा गायकवाड़ के बीच किसी प्रकार का विवाद होता तो वह ब्रिटिश मध्यस्थता में ही तय होना था। अतः ऐसा मानना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगता कि बेसिन की संधि ने पश्चिम भारत में ब्रिटिश उत्तरदायित्व को तिगुना कर दिया। अब अगला क्वेश्चन है, बेसिन की संधि ने अपने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संक्रियाओं में ब्रिटिश को भारत का साम्राज्य दे दिया। बेसिन की संधि निश्चय ही भारत में ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, फिर भी इसके प्रभाव को बहुत अधिक करके नहीं आंका जाना चाहिए। बेसिन की संधि के माध्यम से कंपनी ने मराठा परिसंघ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का वैध अधिकार प्राप्त कर लिया। इस संधि के आधार पर मराठा परिसंघ का प्रधान पेशवा अब ब्रिटिश कंपनी के अधीन हो गया। अतः पेशवा के नाम पर कंपनी मराठा परिसंघ के अंतर्गत कहीं भी अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार कर सकती थी। फिर भी इस संधि के अनुसार पूना में एक ब्रिटिश रेजिमेंट को स्थापित किया गया। इसका अर्थ था इलाहाबाद, हैदराबाद तथा मैसूर के साथ साथ भारत के एक महत्वपूर्ण सामरिक महत्व के केंद्र पर ब्रिटिश सेना का नियंत्रण। उसी प्रकार पेशवा की विदेश नीति भी कंपनी के नियंत्रण में आ गई। पेशवा की विदेश नीति का संचालन ब्रिटिश रेजिमेंट के परामर्श से होना था। सबसे बढ़कर अगर भविष्य में पेशवा तथा निजाम अथवा पेशवा अथवा गायकवाड़ के बीच किसी प्रकार का विवाद होता तो ब्रिटिश मध्यस्थता में ही तय किया जाता। इस तरह बेसिन की संधि ने भारत की सबसे प्रमुख शक्ति के साथ ब्रिटिश कंपनी के संबंध निश्चित कर दिए, जो पूरी तरह ब्रिटिश हित में थे। किंतु ऐसा मानना थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है कि बेसिन की संधि ने ब्रिटिश को भारत का साम्राज्य दे दिया। इसके दो कारण हैं। प्रथम, 1802 से 1803 में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण ब्रिटिश का स्पष्ट लक्ष्य नहीं था अथवा यह बहुत दूर की चीज थी। दूसरे, बेसिन की संधि ने कंपनी को महज एक औपचारिक शक्ति दी थी, अभी इसका क्रियान्वयन बाकी था। अगला क्वेश्चन है, बेसिन की संधि उचित, नीति सम्मत एवं विवेकपूर्ण कार्यवाही थी। बेसिन की संधि का मूल्यांकन आरंभ से ही एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। उपयुक्त कथन ब्रिटिश आधिकारिक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है। इसमें ब्रिटिश पक्ष को जायज करार करने का प्रयास किया गया, किंतु परीक्षण करने पर हम पाते हैं कि बेसिन की संधि 1782 की सालबाई की संधि का सीधा उल्लंघन थी। सालबाई की संधि में ब्रिटिश के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि ब्रिटिश कंपनी मराठा परिसंघ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, किंतु बेसिन की संधि के आधार पर एक बार फिर ब्रिटिश कंपनी ने मराठा परिसंघ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया तथा आर्थर वेलेस्ली के अधीन एक ब्रिटिश सेना ने पेशवा को पूना में दोबारा स्थापित कर दिया। इस तरह इस संधि को उचित तथा नीति सम्मत नहीं माना जा सकता। अब जहाँ तक इस संधि के विवेकपूर्ण होने का सवाल है तो ब्रिटिश कंपनी के लिए तो विवेकपूर्ण थी, किंतु पेशवा के लिए नहीं। कंपनी के लिए यह रूप में विवेकपूर्ण थी कि इस संधि के बहाने कंपनी भारत में अपने सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी को समाप्त कर सकती थी। फिर पश्चिम भारत में ब्रिटिश शक्ति के विस्तार का अर्थ था सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र पर कंपनी का नियंत्रण, परंतु पेशवा के लिए यह संधि विनाशक सिद्ध हुई। इस संधि के आधार पर पेशवा ने मराठा परिसंघ की उस स्वतंत्रता को, जिसे नाना फडणवीस एवं महादजी सिंधिया जैसे मराठे सरदारों के अक्षुण्ण रखा था, ब्रिटिश के हाथों बेच दिया। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। अगला टॉपिक हमारा सहायक संधि से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज का टॉपिक अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह वीडियो उन लोगों तक पहुंच पाए जो अभी भी कोचिंग या कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट जाने में सक्षम नहीं है। दोस्तों, मैं इस चैनल पर बड़े स्तर पर यूपीएससी से रिलेवेंट टॉपिक को डालता रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि भारत में इंस्टीट्यूट नाम का वैसा संस्था खत्म हो जाए जो अभी भी पैसे लेकर पढ़ाते हैं। धन्यवाद।